अच्छा जी। कल मैंने आपको सवाल दिया था। कौन सा? हाइडल कंपनी का। ये हो गया था। अच्छा जी। आज ये दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। ये पढ़े जरा। और इसमें आपने निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक आपने कैलकुलेशन करनी है। करे जरा शाबाश। जी, क्या आंसर निकला जी? रॉ मटेरियल कंज्यूम, यही है। 785,000 डायरेक्ट लेबर ऐड करके प्राइम कॉस्ट 15,20,000। एफ जमा करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 19,24,600। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 16,74,600। चेक कर लो। हो गया मैच? या इसमें गड़बड़ हो गई है? ये वाली। हाँ, ये अकाउंटेंट की सैलरी है। तो अकाउंटेंट कहाँ बैठा होगा? हेड ऑफिस। तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन अकाउंटिंग कॉस्ट इज अज्यूम टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे कहाँ बैठे होते हैं? हेड ऑफिस में। इस बंदे की सैलरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आनी। हम तो सिर्फ फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। हेड ऑफिस का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकल गई। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकल सकती। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने मजीद क्या करना होता है? फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक लेना होता है, ऐसा ही है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि इस सवाल को जरा गौर से देखो, पहली लाइन पढ़ो। फिनिश गुड्स के बारे में उसने कुछ बताया है। ये 4,000 रुपये है। क्या है? तो ये क्या है? तो क्या करेंगे तो क्या निकल आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकल आएगी। मल्टीप्लाई कर दे, शाबाश। 8,80,000। तो बच्चों 8,80,000 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स निकल आएगा। ऐसे ही है।
अब हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चलेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलनी है, अदरवाइज नहीं निकल सकती। यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा जी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ उसने बताया होगा। 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अगस्त 2008। ये 8,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है? ये क्या है? ये तो प्रोडक्शन की है। अच्छा जी। ये रॉ मटेरियल की वैल्यू बता रहा है, ये तो आपने यूज कर ली होगी। वर्क इन प्रोसेस 0 है, ये भी आपने यूज कर लिया होगा। अब आखिरी लाइन, 5,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर अवेलेबल इन स्टॉक एंड 31 अगस्त 2008। ये क्या बता रहा है आपको? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता रहा है, यूनिट्स बता रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें तो वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब है यूनिट से तो गुजारा नहीं होना हमारा। अब क्या करेंगे तो वैल्यू निकल आएगी? क्या करेंगे तो क्या निकल आएगा? शाबाश शाबाश शाबाश। इस 5,000 यूनिट के साथ हम क्या सलूक करें कि हमारे पास वैल्यू निकला है? ये 5,000 की वैल्यू मान लें, है। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट कॉस्ट निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या पर यूनिट कॉस्ट ये दी नहीं हुई, तो 220 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, ये 220 पर यूनिट कॉस्ट है, लेकिन ये पिछले साल की है। पिछले साल जब प्रोडक्शन हुई थी तो हर यूनिट कितने का तैयार हुआ था? क्या इस साल भी बिजली का रेट वही होगा जो पिछले साल था? तो जरूरी नहीं है कि इस साल एक यूनिट 220 में तैयार हुआ हो। क्या इस साल लेबर को वही सैलरी देंगे जो पिछले साल दी थी? क्या इस साल रेंट वही होगा जो पिछले साल था? ठीक है, आप हॉस्टलों में रहते हैं, आपको पता है कि साल बाद रेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो पिछले साल का रेट है। इस साल एक यूनिट की कॉस्ट 220 रुपये नहीं होगी। तो इसका मतलब है फिर इस साल आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको यूनिट तो दिए गए हैं लेकिन प्राइस नहीं दी गई। अच्छा, फिर अब याद रखें कि बच्चों हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं। याद है कुछ कुछ? बचपन की बातें हैं। एक है फाइफो मेथड और एक है वेटेड एवरेज मेथड। लिखिए शाबाश। हाँ जी, फाइफो का मतलब क्या है जी? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट मजीद इसको एक्सप्लेन करें तो क्या मतलब है? जो यूनिट पहले परचेज करते हैं वो पहले सेल करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। वहां पे तो परचेज सेल, क्योंकि ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग की। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, द यूनिट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फर्स्ट, परचेज फर्स्ट नहीं, क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस फर्स्ट विल बी सोल्ड फर्स्ट, एंड यूनिट्स विच आर हेल्ड इन स्टॉक आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो ओपनिंग स्टॉक में 4,000 यूनिट पड़े थे, ये सेल हो चुके होंगे। वो यकम जनवरी के पड़े थे, वो तो वो यकम अगस्त के पड़े थे, वो सेल हो चुके होंगे। इस वक्त जो 31 अगस्त को हमारे पास यूनिट पड़े हैं 5,000, ये इनमें से एक भी यूनिट ओपनिंग स्टॉक का नहीं होगा अगर फाइफो मेथड है, क्योंकि वो तो सेल हो चुके हैं। ये सारे वो यूनिट होंगे जो ताज़ा ताज़ा तैयार हुए हैं। तो इनके ऊपर फिर खर्चा भी वही आएगा जो फ्रेश प्रोडक्शन वाला खर्चा है। यहाँ तक की बात में लगी? तो बोलो तो सही। अब जरा बच्चों ध्यान से, आपके पास ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट थे? 4,000। खर्चा कितना बनता था? 8,80,000। आपने मजीद कितने यूनिट बनाए? 8,000। ये बताया ना उसमें सवाल में।
कितने यूनिट बनाए इसने? 8,000। इन 8,000 यूनिट का खर्चा कहाँ से मिलेगा? सोचो सोचो सोचो। इन 8,000 यूनिट को बनाने का जो खर्चा आया है वो आपकी स्टेटमेंट में कहीं पे लिखा हुआ, ढूंढो जरा। 8,000 यूनिट को बनाने का जो खर्चा है वो आपने कहीं ना कहीं निकाला हुआ है। ढूंढो 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 ढूंढो। हाँ जी। आपने यहाँ पे बचो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाला हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का उर्दू में तर्जमा करो जरा, क्या मतलब है? वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं उनकी कॉस्ट, ऐसी है। तो ये फिर 8,000 यूनिट की कॉस्ट बता रहा है आप। यहाँ तक की बात सुन लगी कि 16,74,600 बेसिकली 8,000 यूनिट की कॉस्ट है क्योंकि ये मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि ये जो 5,000 यूनिट बच गए हैं ये फिर ताजा यूनिट्स में से बचे होंगे। तो ताजा यूनिट इनमें से कौन से हैं? 4,000 यूनिट ताजा यूनिट है कि 8,000 वाले यूनिट ताजा यूनिट है? 8,000 वाले ताजा यूनिट है। तो 5,000 यूनिट इन 8,000 में से बचे हैं। तो इन 8,000 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे? किसको किस पे डिवाइड करेंगे? 16,74,600 को डिवाइड करेंगे किस पे? 8,000 पे। तो 1 यूनिट की कॉस्ट आ रही 20। ठीक है जी। तो 209.325 ये 1 यूनिट की कॉस्ट आ रही। ठीक हो गया। अब आपके पास कितने यूनिट पड़े हुए हैं? 5,000। कितने यूनिट पड़े हुए हैं? 1 यूनिट की कॉस्ट क्या निकाली है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालें? 5,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 209.325 कर दें। वैल्यू आ जाएगी बच्चों? क्या वैल्यू आएगी? 10,209.325। ऐसे ही है ना? तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी? और बोल दो गूंगे हो। 10,46,625। ठीक हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल।
क्या आता है आंसर? 15 लाख। क्या कह रहे हैं, ये आता है आंसर? हाँ, अच्छा जी। ये हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली है किस बेसिस पे? आवाज नहीं आई। फाइफो बेसिस पे। सवाल में वो कहता है कि आपने फाइफो बेसिस पे भी निकालनी है और वेटेड एवरेज की बेसिस पे भी निकालनी है। फाइफो वाला पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं फाइफो में। ये 4,000 यूनिट आपके पास शुरू में पड़े हुए थे, 8,000 यूनिट आपने बनाए, ऐसी है। तो कितने बचे हुए हैं? 5,000। पहली बात तो ये है, ये 4,000 सारे सेल हो चुके होंगे। तो जो 5,000 बचे हुए हैं वो तो 8 में से बचे हुए हैं ना। तो 8 में से 5 तो बचे हुए हैं, तो बाकी 3 किधर गए? सेल हो गए। टोटल कितने सेल हो गए? 7,000। तो ये टोटल करके देख लो क्या आंसर आएगा। 7,000 कैसे? 4 + 8 - 5 करके देखो जरा। क्लियर? अच्छा, उन 5,000 यूनिट की वैल्यू बच्चों ये आती है। 8,80,000 ओपनिंग स्टॉक, 16,74,600 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है जी 10,46,625। वो दोनों जमा करेंगे, माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगी। 8,000 7,000 यूनिट जो बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या है जी? 15,07,975। देखिए। अच्छा, अब बच्चों हम बात करते हैं वेटेड एवरेज मेथड की। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वेटेड एवरेज मेथड का फार्मूला ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस परचेज डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स प्लस परचेज वाले यूनिट्स। यहाँ पे परचेज की जगह क्या वर्ड यूज हो रहा है? प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। तो ओपनिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ये वेटेड एवरेज का फार्मूला है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है जी। अच्छा, तो बच्चों आपके पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है कितनी है? 8,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है कितना है? 16,74,600। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स हैं, यस, 4,000। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हैं, यस, 8,000। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करें, पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी।
क्लियर है? मतलब वेटेड एवरेज मेथड के मुताबिक एक यूनिट कितने रुपए का तैयार हुआ है, और फाइफो के मुताबिक एक यूनिट कितने का तैयार हुआ है, 209 रुपए का। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, अगर आप यही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना चाहते हैं वेटेड एवरेज मेथड के मुताबिक, तो फिर 5,000 को क्या करना पड़ेगा, किससे? 212.88 से करें जरा। 10,64,400 पूरा। अच्छा जी, तो ये अगर माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। हाँ जी, क्या दिए थी? 160। चेक कर लो, चेक करो। है, और यहाँ तक समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अब हमने नया कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ना पता हो तो निकालने के लिए दो तरीके हैं। देखना पड़ेगा सवाल में फाइफो मेथड है या वेटेड एवरेज मेथड, क्योंकि फाइफो मेथड में पर यूनिट रेट कुछ और आएगा, और वेटेड एवरेज मेथड में पर यूनिट रेट कुछ और आएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मेथड कौन सा। ओपनिंग स्टॉक के लिए मेथड की जरूरत नहीं है, वो सवाल में दे देगा आप। बात लगी? ओपनिंग स्टॉक के लिए उसको उसने आपको बता दिया ना रेट क्या है। अब वो फाइफो से निकाला उसने कि वेटेड एवरेज से निकाला, ये हमें टेंशन नहीं है, उसने दे दिया रेट, बस अल्लाह अल्लाह। असल मसला कब पड़ेगा, जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी, क्योंकि वो हमारे ऊपर छोड़ रहा है। तो फिर हम पूछेंगे उससे कि भाईजान मेथड कौन सा है, फाइफो है या वेटेड एवरेज है। ठीक है, तो अगर फाइफो है तो पर यूनिट रेट कुछ और निकलेगा, वेटेड एवरेज है तो पर यूनिट रेट कुछ और निकलेगा। इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाएगी। ये सवाल सबको समझ आ गया जी? कोई मसला है तो बता दें। बोलो तो सही। नहीं जी बच्चों, आज आपका टेस्ट है, 7 टेस्ट भी हो गया आपका आज। चलो, 7 नंबर का सवाल है, क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। अभी अभी करें बस। हाँ जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम 4,365,000। प्राइम कॉस्ट 6,440। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8,840। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 90।
48। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2214 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2610। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8652। ये क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग में, ऐसे ही है। वर्किंग में कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। एक यूनिट कितने रुपए का बन रहा है? 1740। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी 2610000। सबसे हो गया जी। डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक फैक्ट्री के अंदर है कि फैक्ट्री के बाहर है? और डिस्ट्रीब्यूशन के वर्ड पे गौर करो, समझ आ गई? क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी बच्चों, अब हमने पढ़ना है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, मतलब टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़नी है हमने। इनमें से भी बच्चों बहुत सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है। फॉर एग्जांपल, फिक्स कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? पढ़ी हुई। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन बढ़ जाए या कम हो जाए वो चेंज नहीं होती। जैसे रेंट है, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं या प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, रेंट आपने पे करना ही करना। यहाँ तक की बात समझ लगी? Fixed costs are item of cost that remain the same in total during a time period, no matter how many units are produced. सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है फिक्स कॉस्ट की वो क्या है जी? रेंट है। ठीक है जी। अब वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल क्या है जी? वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज मेड। मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम करेंगे तो कॉस्ट कम होगी। मतलब मटेरियल लगाना है, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल बनाना है तो कम लकड़ी लगेगी, 5 टेबल बनाने हैं तो लकड़ी फिर 5 गुना ज्यादा लगेगी। समझ लगी बात? द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए कॉस्ट यूनिट इज आल्सो कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द यूनिट। मार्जिन से क्या मुराद है कि वो अगर प्रोडक्शन करते जाएंगे वो तो एक खास मार्जिन से बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया जी? द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑफन सेम अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट और यूनिट ऑफ एक्टिविटी। मतलब वो कहता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। हाँ, वेरिएबल यूनिट बनाते जाओगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यहां तक की बात में लगी? अब एग्जांपल दे रहा जी। एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या है जी? द कॉस्ट ऑफ बाइंग रॉ मटेरियल इज 500 रुपया पर लीटर। 1 लीटर आपने रॉ मटेरियल लेना है, कितने रुपए का आएगा? 500 रुपए का। रिगार्डलेस ऑफ द परचेज क्वांटिटी द वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग 1000 लीटर। अब आपने 1 लीटर नहीं लेना, 1000 लीटर लेने हैं, तो फिर क्या करेंगे? 1000 को 500 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 लाख रुपए खर्च आएगा। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी इस साल तो हमने 2000 लीटर बाय करने हैं, कोई मसला नहीं, 500 को मल्टीप्लाई कैसे कर दो? 2000 से, तो खर्चा कितना आएगा? 10 लाख। इसका मतलब है नंबर ऑफ लीटर बढ़ रहे हैं तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन पर लीटर कॉस्ट क्या है? सेम है। समझ लगी? द रेट ऑफ पे फॉर आवरली पेड वर्कर इज 150 पर आवर। लेबर भी तो आपके लिए कॉस्ट है, लेबर ने तो काम करना है लेकिन आपने तो पेमेंट करनी है। 1 घंटे का रेट आपने उसके साथ क्या तय किया है? 150। अब अगर 1 महीने में उसने 400 घंटे काम किया है तो खर्चा क्या आएगा फिर? 60,000। अगले महीने उसने 500 घंटे काम किया है तो खर्चा क्या आएगा? 75,000। अगले महीने खर्चा बढ़ गया क्योंकि उसने 500 घंटे काम किया, लेकिन पर घंटा रेट क्या है? सेम। द टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस एन आइटम ऑफ प्रोडक्ट इज 4 मिनट्स एंड लेबर इज पेड एट 150 पर आवर। वो कहता है 1 यूनिट बनाने में 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट।
लेकिन हम लेबर को पेमेंट कर रहे हैं घंटे की, कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 150। तो बताओ 4 मिनट की कितनी पेमेंट होगी? शाबाश 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 शाबाश। 1 घंटे का हम लेबर को कितना पे कर रहे हैं? 150। लेकिन वो 1 यूनिट बना रहा है 4 मिनट के अंदर अंदर। तो 1 यूनिट का खर्चा कितना बनता है? 10 रुपए। कैसे निकाला? 150 को क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 मिनट का खर्चा निकल आएगा। बात समझ लगी है? हमें 4 मिनट का खर्चा चाहिए, तो क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्लियर है? अच्छा जी। द कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल इज 1 पर मिनट। 1 मिनट टेलीफोन पे बात करेंगे तो कितना खर्चा आएगा? 1 रुपया। इस महीने आपने 6,000 मिनट कॉल की, तो कितना बिल बनेगा? 6,000 रुपये। ठीक है जी। नोट दैट एज एक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज द कॉस्ट पर रिमेन फिक्स। वो कहता है अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा तो कार कॉस्ट पर यूनिट जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हाउएवर टोटल कॉस्ट इंक्रीज एज मोर यूनिट्स आर बीइंग मेड। अगर पिछले महीने में कम यूनिट बनाया, अगले महीने में ज्यादा बनाया है, या पिछले महीने में कम घंटे काम किया था, अगले महीने ज्यादा घंटे काम किया है, तो बिल उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है। अब जो कॉस्ट फिक्स होती है वो तो फिक्स है, जो वेरिएबल है वो भी वेरिएबल है। मतलब आसान है, फिक्स को और वेरिएबल को अलग अलग करना बड़ा आसान है। मसला आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो मिक्स होती है। जैसे बिजली का बिल है, अब बिजली का बिल में वेरिएबल वाला हिस्सा भी होता है और फिक्स वाला हिस्सा भी होता है। समझ आ रही है? मतलब उसमें टेलीविजन फीस जो होती है बिजली के बिल में, वो फिक्स है। चाहे आपका बड़ा घर है, चाहे आपका छोटा घर है, टेलीविजन फीस क्या है? हर किसी के लिए सेम, वो फिक्स पोर्शन है। इसी तरह से कुछ टैक्स भी ऐसे हो सकते हैं जो फिक्स हो। ठीक है। मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने बिजली इस्तेमाल की है ये। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 महीने में ताला लगा के रिश्तेदारों की तरफ चले गए, पूरा महीना एक भी यूनिट यूज नहीं किया, तो क्या आपको बिल नहीं आएगा? आएगा बिल। अब जबकि आपने तो एक भी यूनिट यूज नहीं किया, तो फिर बिल किस चीज का आ रहा है? यूनिट तो आपने एक भी यूज नहीं किया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो जो फिर आपको बिल आ रहा है वो फिक्स कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो बिजली का बिल वेरिएबल कॉस्ट होता, तो जिस महीने एक भी यूनिट यूज नहीं किया 1 रुपया भी बिल ना आता। लेकिन बिल तो आया, इसका मतलब है फिक्स पोर्शन भी है। अच्छा, इसका मतलब है फिर बिजली ज्यादा यूज करें या कम यूज करें, बिल आना ही आना है और सेम आना है। तो फिर तो फिक्स कॉस्ट होती। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिट ज्यादा यूज करते हैं तो बिल ज्यादा आता है, यूनिट कम यूज करते हैं तो बिल कम आता है। इसका मतलब है कि उसमें वेरिएबल पोर्शन भी है। यूनिट ना यूज करें बिल फिर भी आता है, इसका मतलब है फिक्स पोर्शन भी है। तो बिजली का बिल बेस्ट एग्जांपल है किस चीज की? सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स हो, कुछ हिस्सा वेरिएबल हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। या बच्चों उसको हम सेमी फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। सोचो सोचो सोचो। या फिर हम उसको मिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी? एक यूनिट की जो प्राइस है वो फिक्स होगी और जो ओवरऑल एवरेज है यानी कि वो तो फिर डिपेंड्स कर रहा है कि यूनिट कितने यूज हो रहा है, लेकिन एक जो फिक्स्ड और एक पर यूनिट की प्राइस है वो फिक्स्ड होगी। और जो नहीं नहीं नहीं, देखें, पॉइंट ये है कि आपने फैक्ट्री का रेंट दिया 10,000। ठीक हो गया। जनवरी के महीने में आपने कोई यूनिट नहीं बनाया, रेंट तो बढ़ गया। फरवरी के महीने में आपने 1 यूनिट बनाया, तो 1 यूनिट का रेंट कितना है? 10,000। मार्च के महीने में आपने 100 यूनिट बनाए, टोटल रेंट कितना है? 10,000। लेकिन पर यूनिट रेंट कम हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है जब प्रोडक्शन बढ़ती है। वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। समझ आ गई बात? एग्जांपल, कंपनी यूजेस ए फोटोकॉपियर मशीन अंडर ए रेंटल एग्रीमेंट। द फोटोकॉपियर रेंटल इज कॉस्ट इज 4,000 रुपया पर मंथ प्लस 2 रुपया पर कॉपी प्रोड्यूस्ड। पॉइंट समझ लगा जी? एक फोटोकॉपी शॉप है, वो कहता है यार देखो 4,000 रुपया मैंने रेंट देना ही देना है अगर मेरे पास एक भी बंदा ना आए पूरा महीना। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई एक बंदा आके मुझसे कॉपी करवाएगा तो 2 रुपये मुझे एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा। द कंपनी मेक्स 15,000 कॉपियां
ड्यूरिंग अ मंथ, तो टोटल खर्चा कितना है? हम कहेंगे 4,000 रेंट तो उसको पढ़ना ही पड़ना है, और 15,000 कॉपियां इंटू 2, 30,000 का खर्चा ये हो गया। तो टोटल खर्चा उसका कितना हो गया? 34,000। तो ये जो कॉस्ट है ये मिक्स कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्यों बोला? इसमें वेरिएबल पोर्शन भी है और इसमें फिक्स पोर्शन भी। अब ये मिक्स कॉस्ट है, यहां तक की बात समझ लगी थी? अगली एग्जांपल, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्शन कॉस्ट इन ए फैक्ट्री दैट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बाय आर फिक्स्ड कॉस्ट 2.5 लाख रुपया पर मंथ। इसका रेंट कितना है? 2.5 लाख रुपया प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 30 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बाय आउटपुट। एक यूनिट बनाएंगे तो मजीद खर्चा कितना पड़ जाएगा? 30 रुपए। अच्छा, एक भी यूनिट ना बनाए तो फिर खर्चा कितना है? 2.5 लाख तो पड़ना ही पड़ना, कुछ भी ना करें 2.5 लाख पड़ जाएगा। द एक्सपेक्टेड आउटपुट नेक्स्ट मंथ इज 1,20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बाय। अगले महीने कितने यूनिट बनाने हैं जी? 1,20,000। तो बताएं टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? यहां तक की बात सुन लगी बच्चों? अब हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल मैंने आपको क्या दी है? रेंट। इन टोटल हमेशा कांस्टेंट होगी, मतलब 10,00,000 10,000 10,000 जो रेंट है हर महीने का सेम है, तो टोटल में हमेशा क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी। लेकिन पर यूनिट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही? नहीं समझ रहे? नहीं है ना? क्यूएम एग्जाम थी, पेंटर एग्जाम थी, क्यूएम एग्जाम थी। वेरी गुड। उसमें एक मेथड था, आपने पढ़ा होगा मेरा ख्याल, ब्रेक इवन। नहीं ना पढ़ा? की फायदा फिर? ये चीज हमने ब्रेक इवन में पढ़ी। ये देखिए बच्चों, एग्जांपल देखें जरा। जनवरी में हमने बनाया 100 यूनिट, रेंट कितना पे किया? 1,00,000 रुपया। फरवरी में बनाया 500 यूनिट, रेंट कितना है? 1,00,000। मार्च में बनाया 1,000 यूनिट, रेंट कितना है? 1,00,000। अप्रैल में बनाया 7,500 यूनिट, रेंट कितना है? 1,00,000। तो टोटल में क्या है? टोटल में कांस्टेंट है। लेकिन अगर पर यूनिट निकालें 1,00,000, जनवरी का पर यूनिट निकालें, कैसे निकालेंगे? 1,00,000 को 100 पे डिवाइड कर दें तो एक यूनिट का रेंट कितना पड़ गया? 1,000। फरवरी में एक यूनिट का रेंट निकालें 200। तो क्या मतलब है? प्रोडक्शन बढ़ाने से पर यूनिट रेंट क्या हो गया? कम हो गया। मार्च में एक यूनिट का रेंट निकालें 100 रुपया, और अप्रैल में एक यूनिट का रेंट निकालें तो 13 रुपए। कहां पे 1,000 रुपया था और कहां पे 13 रुपए? समझ आ गई? है नहीं? तो बच्चों टोटल रेंट क्या था? कांस्टेंट था। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या हुआ? पर यूनिट रेंट क्या हो गया? कम हो गया। यही बात वो आपको समझाना चाह रहा है कि भाई टोटल रेंट क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन पर यूनिट जो रेंट होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। या उल्टा पढ़ लें इसको, इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो पर यूनिट रेंट बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात है? अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल ये है, जनवरी में 100 यूनिट बनाए, एक यूनिट का खर्चा था 20 रुपए, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? 2,000। फरवरी में 150 यूनिट बनाए, एक यूनिट को बनाने का खर्चा था 20 रुपए, तो टोटल खर्चा कितना रहेगा? 3,000। मार्च में 250 यूनिट बनाए, टोटल खर्चा कितना हो गया? 5,000। अप्रैल में 400 यूनिट बनाए, टोटल खर्चा कितना हो गया? 8,000। तो बच्चों इसका मतलब क्या है जरा गौर से, कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन टोटल में बढ़ जाएगी अगर प्रोडक्शन बढ़ गई, और कम हो जाएगी अगर प्रोडक्शन कम हुई। समझ आ गई बात है? अच्छा जी, अगली एग्जांपल देख लेते हैं। मिक्स कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जनवरी में बच्चों आपने 1,000 यूनिट बनाए,
कितने यूनिट बनाए? 1000 यूनिट। टोटल कॉस्ट से मुराद है वेरिएबल फिक्स दोनों इकट्ठे हुए पड़े। टोटल कॉस्ट आई 10,000। टोटल कॉस्ट कितनी आई? 10,000। पर यूनिट कॉस्ट क्या निकल आएगी? 10 रुपए। फरवरी में 2000 यूनिट बनाए तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? 16,000। पर यूनिट कॉस्ट क्या आई? 8। मार्च में 3000 यूनिट बनाए, टोटल कॉस्ट क्या आई? 22,000। पर यूनिट कॉस्ट क्या आई? 7.33। अप्रैल में 4000 यूनिट बनाए, टोटल कॉस्ट कितनी आई? 28,000। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 7। अब जरा देखो, क्या बच्चों प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है? प्रोडक्शन के बढ़ने से टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ये वाली बात तो मैच होती है वेरिएबल कॉस्ट के साथ। कैसे? यहाँ पे देखो, प्रोडक्शन के बढ़ने से टोटल कॉस्ट में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो बच्चों इस मिक्स कॉस्ट की एक प्रॉपर्टी वेरिएबल कॉस्ट से मैच कर रही है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाने से टोटल कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर फिक्स कॉस्ट तो नहीं हो सकती वो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है। प्रोडक्शन बढ़ाने से टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसकी ये वाली नेचर वेरिएबल कॉस्ट से मैच करती है। किससे मैच करती है? वेरिएबल कॉस्ट। अब आगे चलते हैं। प्रोडक्शन के बढ़ाने से पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है। ये देख लो जरा, यहाँ पे अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या होती? कांस्टेंट होती। तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो उसकी ये वाली नेचर किससे मैच कर रही है? फिक्स कॉस्ट से मैच कर रही है। तो इस मिक्स कॉस्ट में एक कॉलम वेरिएबल से मैच कर रहा है और दूसरा कॉलम फिक्स से मैच कर रहा है। यहां तक की बात समझ लगी? तो बच्चों टोटल कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट की प्रॉपर्टी ये है कि टोटल में वो बढ़ जाएगी अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए, और कम हो जाएगी अगर प्रोडक्शन कम हो जाए। समझ लगी? और पर यूनिट में वो कम हो जाएगी अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए, और बढ़ जाएगी अगर प्रोडक्शन कम हो जाए। ये 6 बातें समझ आ गई? ठीक है जी बच्चों। 2 बातें हैं फिक्स कॉस्ट की, 2 बातें हैं वेरिएबल कॉस्ट की, और 2 बातें हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट। ये बातें याद रहेंगी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट ये अलग-अलग हमने क्यूओ में भी पढ़े थे। ठीक हो गया, इसका तो मसला नहीं है। असल जो मसला है, असल जो स्यापा है, वो ये मिक्स कॉस्ट का है। इसका एक हिस्सा वेरिएबल से मैच करता है, एक हिस्सा फिक्स से मैच करता है। मतलब हम उसको ना वेरिएबल कह सकते हैं ना फिक्स कह सकते हैं। तो बच्चों हमारा अगला काम ये है कि इसके टोटे किया जाए, वेरिएबल वाला पोर्शन अलग कर दिया जाए और फिक्स वाला पोर्शन अलग कर दिया। अगला काम हमने ये करना है कि मिक्स कॉस्ट को किस तरह से अलग अलग किया जाए। ठीक है जी, ये काम बच्चों हम कल करेंगे कि किस तरह से हम मिक्स कॉस्ट में से फिक्स वाला पोर्शन अलग और वेरिएबल वाला पोर्शन अलग कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका आपने क्यू में पढ़ा हुआ है, दूसरा तरीका हमने पढ़ना है रिग्रेशन। याद है? याद है? ठीक है जी। तो बच्चों रिग्रेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसका मकसद भी यही था कि जनाब आप 2 चीजों को अलग अलग करें। ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बचपन की बातें हैं, लेकिन याद आ रही है कुछ कुछ की नहीं? तो रिग्रेशन वाला तरीका है जिससे हम क्या कहते हैं ए और बी निकाला करते थे जैसे। ठीक है जी। ये जो बी है ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये जो ए है फिक्स कॉस्ट है। जाके अपने नोट्स निकाल के देख लो, मैंने ए और बी की जो 2-2 3-3 नाम लिखवाए थे ना, उसमें ये भी लिखवाया था। ठीक है जी। बहरहाल कल इंशाल्लाह हम इसको अप्लाई करेंगे रिग्रेशन को, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग करेंगे। ठीक है जी, ये काम हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी।